जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ प्रियंका कुमारी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी में GS1 में जो इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का पार्ट है उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, सब टॉपिक्स एंड उसके डिफरेंट डायमेंशंस जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और जो कवर करने हैं। ये सारी एनालिसिस आपके पास आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे लाई गई है और द ओनली एक्सपेक्टेशन विच आई हैव फ्रॉम यू कि अगर ये कंटेंट आपके लिए रिलेवेंट हो तो आप प्लीज़ हैव अ पेन एंड पेपर। आप पेन एंड पेपर लें, उसको नोट डाउन, इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करें और आपकी जो GS1 में जो हिस्ट्री एंड कल्चर वाला पोर्शन है उसकी जो तैयारी है दैट शुड बी बेस्ड ऑन दीज थिंग। इसी डायरेक्शन में इन्हीं डायमेंशंस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। फ्रेंड्स, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर में आपके 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर, 1857 रिवॉल्ट, ट्राइबल रिवॉल्ट्स, इसमें 2 इम्पॉर्टेंट है दैट विल डिस्कस। इंडियन नेशनल मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एजुकेशन एंड प्रेस। सो दीज आर द 5 थिंग्स, 5 टॉपिक्स जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इनको हम एक एक करके एक्सक्लूसिवली अलग अलग देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आर्ट एंड कल्चर के अंदर हमें 4 टॉपिक्स करनी होती है। अब तक बीपीएससी ने 3 ही टॉपिक्स पूछे हैं, ऊपर के जो 3 हैं। 4th मुझे लगता है कि आपको प्रिपेयर करना चाहिए। सो चलिए इस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो पहले 3 टॉपिक्स हैं, मौर्यन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, पहला है ये, दूसरा है पटना कलम एंड तीसरा है पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इन तीनों में से एक क्वेश्चन ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस में आप देखेंगे कि इन तीनों में से एक टॉपिक जो है वो हर बार रिपीट होता है, मीन्स अल्टरनेट में। अगर 64th में मान लो फर्स्ट आया देन 65th में मोस्ट लाइकली दे विल आस्क इन दोनों में से कोई एक, एंड 66th में मोस्ट लाइकली कोई तीसरा जो बचता है वो इस तरह से पूछते हैं। एक साइकिल होती है, सर्कुलेट होते हैं ये टॉपिक्स। यस, सो आप अब तक ये उन्होंने 3 ही पूछे, बट मुझे लगता है कि आपको मधुबनी आर्ट भी तैयार करके रखना चाहिए। बिहार के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है ये और सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफ़ी एफर्ट ले रही है इस आर्ट को प्रमोट करने के लिए, तो आपको ये भी प्रिपेयर करना चाहिए। चलिए देखते हैं किन डायमेंशंस पे बात करनी होगी। फ्रेंड्स, मौर्यन, इन सब में जो डिटेल में अब तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीपीएससी के तरफ से वो है मौर्यन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। वो स्कल्पचर से स्पेसिफिकली सवाल पूछती है, तो आपको उसी तरह से मौर्यन स्कल्पचर को अलग से तैयार करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे पूछा जाए मौर्यन आर्ट एंड मान लो आपसे पूछा जा रहा है कि क्रिटिकली एनालाइज द सैलिएंट फीचर्स ऑफ मौर्यन स्कल्पचर और आपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर के फीचर्स याद करके गए हैं और वो लिख दिया। नहीं, सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। तो आप बिल्कुल स्कल्पचर को अलग से तैयार करके रखेंगे, मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को अलग से तैयार रखेंगे। जब सिर्फ आपसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात होती है, ये एक ओपन एंडेड स्टेटमेंट है, देन आप उसमें स्कल्पचर भी इंक्लूड करेंगे। बट जब आपसे सिर्फ स्कल्पचर के बारे में पूछा जा रहा है, सो प्लीज स्टिक टू द स्कल्पचर। और उस समय आपके पास 38 मार्क्स के लिए अप्रोप्रिएट कंटेंट होना चाहिए जो कि आप सिर्फ स्कल्पचर पे लिख पाएँ। सो आप मौर्यन स्कल्पचर को एक्सक्लूसिवली अलग 38 मार्क्स के लिए तैयार करेंगे एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी आप स्कल्पचर के इंपॉर्टेंट हेडिंग्स डालेंगे। चलिए अब ये देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया है बीपीएससी की तरफ से। सैलिएंट फीचर्स पूछे गए हैं, रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म पूछी गई है एंड मौर्यन आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर का इम्पैक्ट किया हुआ है बिहार पे, ये भी पूछा गया है। मोस्टली हम क्या करते हैं कि कहीं से नोट्स मिले, उसमें साइलेंट फीचर्स इन चारों आर्ट्स के आपको मिल जाएंगे, हम कॉपी करते हैं और उनको मेमोराइज करते हैं और एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा गया, हमने कीवर्ड देखा मौर्यन आर्ट और हम उसको वहाँ पे वोमिट करके आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल आपके जो नोट्स हैं वो स्पेसिफिक तैयार होने चाहिए और आप जो एग्ज़ाम में लिख के आते हैं वो बिल्कुल कंटेंट स्पेसिफिक आपके आंसर्स होने चाहिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज एवरेज मार्किंग होती है। फ्रेंड्स, सिमिलरली पटना कलम है। पटना कलम से बीपीएससी ने वो इनके सैलिएंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में पूछती है। इसको बाजार पेंटिंग भी कहते हैं। तो आप इसको बिल्कुल
38 मार्क्स का आप एक नोट्स तैयार कर लेंगे पटना कलम के बारे में, कि कैसे ये उस समय की जो कंटेम्प्रेरी लाइफ थी वो डिपिक्ट करती है पेंटिंग, ठीक है। देन पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसके भी साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, अगेन इसके रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म, ये भी पूछा गया हुआ सवाल है पाला का, ये आप कर लेंगे। आपको ये सारी चीज़ें जैसे साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर, ये बहुत ही जनरल चीज़ें आपको मैं भी करके दे दूंगी, बट इन डायमेंशंस पे आपको खुद के एफर्ट लगाने होंगे। बुक में नहीं मिलता, आप गूगल कीजिए, गूगल सब जानता है, बट कहीं ना कहीं बुक में भी आपको मिल जाएगा, आप बुक से भी नोट डाउन करेंगे, ठीक है। सिमिलरली मधुबनी आर्ट के आप साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आप नोट डाउन करके रखेंगे। फ्रेंड्स, हम आर्ट एंड कल्चर के बाद ट्राइबल रिवोल्ट वाला सेक्शन देख रहे हैं। इसमें मोस्टली बीपीएससी इन दोनों रिवोल्ट पे ज़्यादा एम्फोसाइज करती है। कभी कभी वो एक इस रिवोल्ट से रिलेटेड एक जनरल क्वेश्चन पूछती है। पहले हम इन जनरल क्वेश्चन को देख लेते हैं, देन हम इन दोनों पे स्पेसिफिक बात करेंगे। संथाल बिरसा एंड एक जनरल क्वेश्चन होता है, वो पूछती है कि जो 19th सेंचुरी का जो ट्राइबल प्रोटेस्ट हुआ है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताएं विथ एग्जाम्पल, सुटेबल एग्जाम्पल, एंड इनके फेलियर रहे हैं, देन व्हाट वर द रीज़न फॉर देयर फेलियर। तो आप क्या करते हैं जनरली जो हम कैंडिडेट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि संथाल रिवोल्ट को तैयार कर लिया, बिरसा मूवमेंट को तैयार कर लिया, और अगर इस तरह का एक ओपन एंडेड क्वेश्चन आता है तो हम इन्हीं दोनों को यहाँ पे कंडेंस कर देते हैं। बट फ्रेंड्स, 19th सेंचुरी में संथाल से पहले भी काफ़ी छोटे छोटे ट्राइबल मूवमेंट्स हुए थे, और संथाल पे जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे देन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन भी है कि कैसे संथाल मूवमेंट जो है एक बड़ा फियर्स प्रोटेस्ट है अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। तो ये जो था ये छोटे छोटे ट्राइबल मूवमेंट्स का कल्मिनेशन था। तो इससे पहले के भी आपको लिखने हैं और डिफरेंट ट्राइबल मूवमेंट्स लिखने हैं, एंड देन उसका एग्जाम्पल निकला है। फॉर एग्जाम्पल संथाल रिवोल्ट जो था वो फियर्स एक अपने आप में फर्स्ट फियर्स मूवमेंट था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। सो दिस इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मूवमेंट। तो आप जब ये लिखेंगे तो इसका एग्जाम्पल आप देंगे, इसके अलावा भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढेंगे इसका। सिमिलरली बिरसा मूवमेंट का एक जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक था वो उनका रिलीजियस प्यूरिफिकेशन था, एक नया रिलीजन इस्टेब्लिश किया था बिरसा ने, जिसको बिरसाईद बोलते हैं। तो ये एक चीफ कैरेक्टरिस्टिक है, बट दिस इज नॉट द ओनली कैरेक्टरिस्टिक, राइट। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अब आपने इन दोनों को पढ़ा है, आप यहाँ पे डालेंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको संथाल से पहले के और संथाल और बिरसा के बीच के छोटे छोटे मूवमेंट्स और उनके उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और साथ में ओवरऑल रीजन क्या थे, आप रीजन्स में भी 2-3 एग्जांपल्स दे सकते हैं, बट ओवरऑल रीजन्स में आप 5-6 रीजन्स एक साथ लिख सकते हैं। बट आपको पूरे 19th सेंचुरी के जो ट्राइबल मूवमेंट्स रहे हैं उनकी आइडिया होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएंगी एक जगह, और ट्राइबल मूवमेंट्स हैं वहाँ पे अच्छे से कवर किया हुआ। सो आप वहाँ से इस टॉपिक के अपने नोट्स बनाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम संथाल रिवोल्ट को देखते हैं। इस पे जो इम्पोर्टेंट जो मोस्टली बीपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं उन्हीं सब टॉपिक्स के अराउंड रिवॉल्व हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी आपकी संथाल रिवोल्ट की, कॉजेज क्या थे, रिजल्ट क्या हुआ। मोस्टली हम यहाँ तक स्टिक कर जाते हैं, आई थिंक मोस्टली यहाँ तक स्टिक कर जाते हैं कि व्हाट एवर द कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी आपके नोट्स या जो भी बनते हैं हमारे, ये कॉजेज एंड रिजल्ट जब बीपीएससी पूछ रही है देन बीपीएससी जो है वो आपसे एक आपकी जो एनालिसिस है वो ये जानना चाहती है कि संथाल रिवोल्ट की जो पहले की सिचुएशन थी और इसका आउटकम क्या हुआ, मतलब दोनों में जो डिफरेंसेस है वो पूछना चाहते हैं। सिमिलरली इन द सेम वे जब बीपीएससी इसी कंटेक्स्ट से रिलेटेड बात करना चाहूँगी कि जब बीपीएससी पूछती है आपसे कि चंपारण इज अ वाटर सेड मूवमेंट, देन वो आपसे पूछती है कि उस 1916 में जब ये इवेंट हुआ था चंपारण सत्याग्रह, तो उससे पहले का सिचुएशन क्या था और उससे बाद का सिचुएशन क्या था, कॉजेज रिजल्ट। आपको कंटेंट मोर और लेस वही है, बट आपको एनालिसिस, आपको कंटेंट को क्वेश्चन के कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग एनालाइज करना है, अरेंज करना है। जैसे पूछा जाए कि कॉजेज क्या थे, रिजल्ट क्या थे, तो कॉजेज आर द
सिचुएशन बिफोर संथाल एंड रिजल्ट वर द सिचुएशन व्हिच चेंज्ड आफ्टर संथाल। यही पूछते हैं कि संथाल रिवोल्ट ट्राइबल्स के मूवमेंट्स हैं, उसमें से वो वाटरशेड मूवमेंट है, तो आप क्या बताएंगे? ये नहीं लिखेंगे कॉजेज क्या थे एंड रिजल्ट क्या थे, आप ये लिखेंगे कि संथाल के पहले के जो ट्राइबल्स थे उसका सिचुएशन क्या था, व्हाट कल्मिनेटेड टू द संथाल मूवमेंट एंड व्हाट वेयर द आउटकम व्हिच चेंज द इंटायर सिनेरियो, ट्राइबल मूवमेंट का सिनेरियो चेंज कर दिया। होपफुली आप रिलेट कर पा रहे होंगे। सो इस तरह से आपको तैयार करनी है। और देखिए आपसे ये जब पूछती है बीपीएससी कि संथाल मूवमेंट, हाउ संथाल मूवमेंट प्रोवाइडेड अ मॉडल फॉर पॉपुलर आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, इसमें आप जब तक इस क्वेश्चन को समझते नहीं है, सिमिलरली संथाल मूवमेंट वाज द फर्स्ट फियर्स रिएक्शन ऑफ ट्राइबल्स अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। इसमें आप जब तक ये जानेंगे नहीं इस क्वेश्चन में कि इसके पहले भी छोटे छोटे इवेंट्स हुए थे, छोटे छोटे ट्राइबल मूवमेंट्स होते रहते थे, बट ये एक बड़े स्केल पे, उस समय के कंटेम्प्रेरी टाइम के बड़े स्केल पे हुआ था। और जब तक आप इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को नहीं समझेंगे आप कैसे लिखेंगे? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, एनालाइज करें और अपने प्रिपरेशन को उसके बेसिस पे अलाइन करें। सो वी विल बी मूविंग टू बिरसा मूवमेंट। फ्रेंड्स, बिरसा मूवमेंट के अंदर मोस्टली वो कॉजेज कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछती हैं। हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि बिरसा मूवमेंट के अंदर एक रिलीजियस एलिमेंट देखने को मिलता है। उस पार्टिकुलर एलिमेंट के अराउंड ही बीपीएससी मोस्टली क्वेश्चंस को रिवॉल्व कराती है। जैसे उन्होंने पूछा कि बिरसा मूवमेंट एक रिलीजियस लीडरशिप प्रोवाइड कराती है, ट्राइबल मूवमेंट जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अगेंस्ट जो उस समय के ट्राइबल मूवमेंट थे उसमें ये रिलीजियस लीडरशिप प्रोवाइड कराती है। सिमिलरली ये इंटरनल प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं। आपको पता होगा कि उस समय जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी वो ट्राइबल्स को अल्योर करती थी बेटर एजुकेशन देने के लिए और उनको फिर कन्वर्ट कराते थे क्रिश्चियनिटी में। सो फिर वहाँ से जो वापसी ये सारी चीज़ों पे इंटरनल प्यूरिफिकेशन अगेन रिलीजियस एलिमेंट पे आपका क्वेश्चन कंसंट्रेटेड है। अगेन आपसे पूछा जाता है नेचर एंड आउटकम विथ रिस्पेक्ट टू ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन। तो नेचर यहाँ पे क्या है? अगेन ये इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। आपका जो पहला पार्ट है वो इससे रिलेट करता है कि व्हाट वाज द नेचर एंड आउटकम विथ रिस्पेक्ट टू ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन। आपको ये दिस इज द डिफरेंट डायमेंशन। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और आप बिल्कुल अपने जो हिस्ट्री का प्रिपरेशन हो उसके इस तरह से अलाइन करके चलेंगे। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल बी मूविंग टू 1857 रिवॉल्ट। सो फ्रेंड्स, 1857 का जो रिवॉल्ट है उसमें अगर हम क्वेश्चन देखें तो उसमें जो क्वेश्चन है वो मोस्टली आपके इन चार टॉपिक्स के अराउंड रिवॉल्व करती है कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट, मतलब 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसके पहले के सिचुएशन के बारे में आपसे बीपीएससी जानना चाहती है। देन अगेन आप इसके आउटकम्स भी तैयार कर लेंगे, मतलब 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसके पहले का कॉजेज एंड देन उसके कंसिक्वेंसेस। ये जो मूवमेंट है 1857 का ये किस तरह से हिस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करता है, यही आपसे पूछना चाहती है बीपीएससी। देन क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ इट इज फेलियर देन व्हाट आर द रीजंस ऑफ इट्स फेलियर। कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, कुछ गोल्स होंगे, अगर हम अब वो अचीव नहीं कर पाए देन व्हाट वर द अकाउंट फॉर इट्स फेलियर, आपको ये भी तैयार करना है। देन आपको ये देखना है कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार का कंट्रीब्यूशन क्या था 1857 के रिवॉल्ट में, एंड स्पेशल एम्फोसिस देना है कुंवर सिंह के रोल पे। जब आपसे सिर्फ कुंवर सिंह की बात की जाती है उस समय भी आप डिटेल, अगर आपसे पूछा जाता है कि रोल ऑफ कुंवर सिंह क्या था, आप सिर्फ कुंवर सिंह को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे ही, आप साथ में अगर और कोई है पर्सनालिटी जो कि आपके बिहार स्पेशल जो बुक पढ़ते हैं वहाँ पे मेंशन है, आप उनके एक दो पर्सनालिटीज़ का कंट्रीब्यूशन को नोट डाउन कर लेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार पूछा जाता है अगर, तो एक ब्रॉडर टर्म है, उसमें आप कुंवर सिंह को भी ऐड करेंगे और बाकियों को भी ऐड करेंगे। ये चीज़ें आपको बिहार स्पेशल आप जो पढ़ते हैं जो भी बुक वहाँ से मिलेगी, ये चीज़ें आपको स्पेक्ट्रम से मिल जाएगी। सो आप बिल्कुल अपने नोट्स को इसी तरह से तैयार करें एंड प्लीज़ डू नॉट, ये चीज़ें आप स्पेक्ट्रम से तैयार करेंगे। ये बिहार स्पेशल की आप जो भी बुक पढ़ रहे होंगे
वहाँ से आपको मिल जाएंगी। आप गूगल कर सकते हैं अगर और डिटेल डेप्थ में जाना है तो आप इस तरह से अपने प्रिपरेशन को अलाइन कीजिए और अपने नोट्स बनाइए। अगेन आई एम्फसाइज कि आप खुद के नोट्स बनाइए। अगर आप किसी को फॉलो करते, बीपीएससी से रिलेटेड तो एक ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट हार्ड ही है मेंस से रिलेटेड मिलना, स्पेशली इन सब टॉपिक्स के। अगर आप किसी के नोट्स फॉलो करते हैं तो वो अगर नोट्स मार्केट में है तो 8,000 स्टूडेंट्स 9,000 स्टूडेंट्स सारे वो लिखेंगे। और मोस्टली हम होते हैं कि हमें नोट्स मिल जाए बना बनाए और हम रट लें और लिख दें, मेहनत नहीं करना चाहते हम, तो फिर एवरेज मार्किंग तो होनी ही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857। अब हम चलते हैं जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उस पे चलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हैं उनको मैंने 3 पार्ट में बांटा है। फर्स्ट इज इवेंट्स, सेकेंड इज पर्सनालिटीज़ एंड थर्ड इज मिसलेनियस या फिर जनरल। इवेंट्स में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है जैसे 1905 का पार्टीशन, बंगाल पार्टीशन हुआ था, फिर चंपारण सत्याग्रह हुआ, नॉन कॉपरेशन सीडीएम, इंडिविजुअल सत्याग्रह एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, ये 1940 से लेकर के 42 तक के इवेंट्स को मैंने एक साथ रखा। सो इनको मैंने इकट्ठे रखा है। पर्सनालिटीज़ में हम डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को देखेंगे एंड मिसलेनियस में देखेंगे। पहले हम पार्टी इवेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल की अगर बात करें तो इस पे बीपीएससी का इम्फेसिस है, इसके आउटकम पे आप देखेंगे। इसी का जो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 का इवेंट है उस पे किस पे इम्फेसिस है? आउटकम पे। फॉर एग्जाम्पल बीपीएससी पूछती है कि 1905 का इवेंट हुआ था या फिर सेपरेशन जो हुआ था, बिहार को बंगाल से अलग किया गया था, ये कैसे शेप किया, जो मॉडर्न बिहार का राइज हुआ उसके बाद उसमें इसका इम्पैक्ट क्या था। सो यहाँ पे आपको पोस्ट 1905 जो सिचुएशंस चेंज हुए वो भी बिहार स्पेसिफिक, उस पर इम्फेसिस करना है। सिमिलरली बीपीएससी पूछती है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। सो यहाँ पे बीपीएससी आपसे इसमें प्री 1905 सिनेरियो के बारे में कम पूछती है, कम जानना चाहती है, बट बीपीएससी आपसे पूछती है कि 1905 का जो इवेंट था उसका जो आउटकम है, एक तो बिहार के, मॉडर्न बिहार के राइज पे, एंड सेकेंडली इसका इन्फ्लुएंस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे। आप जो है इसके ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे जो इम्पैक्ट है ये आप कहाँ से कर लेंगे, आपको स्पेक्ट्रम पे मिल जाएगी। इसके बाद क्या सिचुएशंस बदले वो सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो जाएगी, राइट, वो आउटकम या फिर इम्पैक्ट पे आ जाएगी। एंड मॉडर्न बिहार पे क्या इम्पैक्ट हुआ या फिर मॉडर्न बिहार के राइज में इस इवेंट का क्या रोल है। आप जो भी बिहार स्पेसिफिक मैगजीन नहीं कंटेंट पढ़ते हैं आप वहाँ से कर लेंगे। सो दिस इज़ हाउ यू विल बी डीलिंग विद दिस टॉपिक। फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन है, देखिए कीवर्ड कैसे बदलती है और कंटेक्स्ट वही रहता है, कीवर्ड चेंज होता है और हम परेशान हो जाते हैं। 2019 में बीपीएससी ने आपसे पूछा कि चंपारण सत्याग्रह जो था वो वाटरशेड मूवमेंट था फ्रीडम स्ट्रगल में। चंपारण वाटरशेड मूवमेंट, ये 2019 का सवाल है। 2007 में बीपीएससी पूछती है कि हाउ चंपारण वाज अ टर्निंग पॉइंट, हाउ चंपारण वाज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ये कब का सवाल है? 2007 का। नेक्स्ट बीपीएससी ने 1999 में पूछा है कि चंपारण सत्याग्रह जो है इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, ये कब का है? 1999 का, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अब ये तीनों वाटरशेड
टर्निंग पॉइंट, इंपॉर्टेंट माइलस्टोन एक ही तो है, सिर्फ कीवर्ड बदले हैं, डायरेक्शन के जो वर्ड हैं वही बदले हैं, बस जो डिमांड है क्वेश्चन का वही है। आपको एनालाइज करना है कि चंपारण सत्याग्रह से पहले का जो सिचुएशन क्या था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, ये इवेंट होता है, और भारतीय इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का जो डायरेक्शन है वो कैसे बदल जाती है, उसके आउटकम्स क्या होते हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। दिस इज द क्वेश्चन। एंड एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि causes and consequences। अगर आप causes and consequences को भी अच्छे से तैयार करते हैं, so causes were the situation before the struggle, causes were the situation, चंपारण सत्याग्रह से पहले का जो सिचुएशन था वही तो कॉजेज होंगे, एंड consequences क्या होंगे, उसके आउटकम और उनका इम्पैक्ट इंटरनेशनल मूवमेंट से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस आप समझ रहे हैं, आपको समझ में आ रही होगी कि आपके पास जो कंटेंट है उस कंटेंट को कैसे अलाइन करना है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टिव वर्ड ऑफ द क्वेश्चन। जब आप उससे डायरेक्ट पूछा जाता है कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, आप वही चीज़ लिखते हैं, लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि ये वाटर शेड मूवमेंट है तो हमें लगता है कि अब हम क्या लिखें, बट लिखना वही है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू शो कि दिस वाज द सिचुएशन बिफोर चंपारण इवेंट एंड दिस हैपेंड, दिस वाज द आउटकम एंड हाउ डज इट इम्पैक्टेड द मूवमेंट, दैट्स इट। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। सो आपको कहाँ से ये तैयार करेंगे आप चंपारण तैयार करेंगे अगेन स्पेक्ट्रम से, काफ़ी अच्छे से दी हुई है, प्री चंपारण पोस्ट चंपारण पूरी एनालिसिस दी हुई है। आप अपने नोट्स तैयार करेंगे और बिहार के बारे में पूछे या ना पूछे, आप जो भी बिहार स्पेशल पढ़ते हैं वहाँ से स्पेशल रेफरेंस और बिहार ऐड करेंगे। इस तरह से आपकी नोट्स बनेगी एंड होपफुली मेरी बात आप तक बहुत क्लियरली पहुँच रही होगी। चलिए जी, अब नॉन कोऑपरेशन पे चलते हैं। नॉन कोऑपरेशन पे बीपीएससी ने कोऑपरेट करना छोड़ दिया है, वो करती ही नहीं है। तो अब तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे बीपीएससी ने कोई डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा है। आप देखेंगे कि इसका रिलेवेंट बिहार से कितना है, क्योंकि हम यहाँ पे बिहार स्पेशल ही तैयारी कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से आप नॉन कोऑपरेशन का भी आउटकम क्या थे, इसके पहले का सिचुएशन क्या था, और बिहार का, उसमें बिहार के रेफरेंस से आप अगर नोट्स बनाना है तो आप एक 2-2.5 पन्ने का नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। अगेन जो नेशनल कंटेक्स्ट है आप स्पेक्ट्रम से कवर कर लेंगे, और जो बिहार के स्पेशल रेफरेंस होगा आप कहाँ से करेंगे, जो भी आप बिहार स्पेसिफिक बुक पढ़ते हैं वहाँ से करेंगे। ठीक है जी, अब सीडीएम पे चलते हैं। फ्रेंड्स, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट पे हम बात कर रहे हैं, और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में बीपीएससी ने अपने आप को बहुत ही स्टिक किया हुआ है, और वो रिपीटेडली एक ही सवाल पूछती है कि सीडीएम में व्हाट वाज द रोल ऑफ डिफरेंट क्लासेस। रोल ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ बिहार, ये बिहार स्पेसिफिक काफ़ी पूछते हैं ये। हम काफ़ी लोगों ने मतलब हमारी जो फैमिली है काफ़ी ग्रो हो रही है हमारी फैमिली, उन्होंने पूछा है कि हम आंसर राइटिंग कैसे करें, इस पे भी बात करेंगे। पर मैं उसके बारे में, आंसर राइटिंग के बारे में एक बात बता दूं कि फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट मैटर की, तभी आपके पास कंटेंट होगा और तभी आप लिख पाएंगे। बाकी हम आंसर राइटिंग पे भी बात करेंगे। हाँ जी, तो सीडीएम पे बीपीएससी ने अपने आप को स्टिक किया हुआ है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ बिहार, आप क्या लिखेंगे? डिफरेंट क्लासेस कौन, ये सिचुएशन कौन सा आता है, हिस्ट्री का कौन सा टाइम है जब इंडस्ट्रियल अनरेस्ट था, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे थे, मूवमेंट्स हो रहे थे। तो कौन कौन से क्लासेस होंगे यहाँ पे? वर्कर्स, दिस कॉन्स्टिट्यूट वन क्लास। पीजेंट्स, पीजेंट्स का क्या रोल था? वुमेन, वुमेन इन इटसेल्फ इज वन क्लास। देन स्टूडेंट और यूथ, स्टूडेंट या ये स्टूडेंट और यूथ। इंडस्ट्रियलिस्ट्स, अगर बिहार में उस समय कोई इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका क्या रोल था? अगर उस समय
आर्टिस्टिक जो पीपल होंगे उनका क्या रोल था, अगर इनके अलावा जो लीडर्स होंगे, पॉलिटिकल लीडर्स, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया। सो दीज कंस्टिट्यूट, आप और ऐड करते हैं, दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव, आप और ऐड कर सकते हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट मेरे माइंड में जो भी आया वो मैंने यहाँ पे बताया। आप और आप और डायमेंशंस इंक्लूड कर सकते हैं, और इस तरह से आप ऑलरेडी तैयार कर लीजिए ना सीडीएम को। जब वो यही सवाल पूछ रही है, और हार्डली सीडीएम बहुत ही नॉन कॉपरेशन वो आज तक उन्होंने नहीं पूछा है, सीडीएम रेयरली पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन को तो आपको बेस्ट वे में तैयार करना चाहिए कि 38 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इतने मार्क्स के क्वेश्चन है तो रिस्पेक्ट तो देना चाहिए, है ना। तो आप इस तरह से इसको आप एक देखो, एक आंसर जो होता है ना वो एक बुके की तरह होता है। आई मीन डिफरेंट फ्लावर्स को हम मिला करके और मल्टीपल वाइब्रेंट एक जिस तरह से बुके तैयार करते हैं, दैट इज़ द बेस्ट फ्लावर उसमें होता है। इन द सेम वे आपके आंसर में डिफरेंट डायमेंशंस एंड डिफरेंट पॉइंट्स। अब सारे लोग एक ही चीज़ें लिख रहे हैं, किसी ने नोट शेयर कर दिया, पूरी जनता पड़ी हुई है, एक ही लिख रहे हैं, तो क्यों नहीं होगी एवरेज मार्किंग। फिर कहते हैं हिस्ट्री में एवरेज मार्किंग होती है। सो होपफुली आप तक पॉइंट चल रही है। सो सीडीएम एंड नॉन कॉपरेशन, उतना नॉन कॉपरेशन तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब हम चलते हैं 1940 टू 1942 का जो इवेंट टाइम पीरियड है, वो हमारे नेशनल मूवमेंट के लिए एंड बीपीएससी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे हम डिस्कशन को ले चलते हैं। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में हम जो ये इवेंट्स का ये लास्ट सेक्शन है हमारा, इसमें हमने 1940 टू 42 के जो इवेंट थे उनको एक साथ रखा है। दैट इज़ इंडिविजुअल सत्याग्रह एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। इंडिविजुअल सत्याग्रह में बीपीएससी एक ही चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, दैट इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार। आप इसको तैयार करेंगे। बिहार का कंट्रीब्यूशन क्या था, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होंगे बिहार के तरफ से, उनको आप इंक्लूड करेंगे कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन। नाउ कम टू क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में अगेन बिहार का कंट्रीब्यूशन क्या था, ये बहुत ही कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार अपने आप एक ओपन एंड स्टेटमेंट है। इसके आप जितने डायमेंशंस को एक्सप्लोर करेंगे आपका आंसर उतना ही ज़्यादा वाइब्रेंट और रिच होगा। इसमें अगेन एक्सटेंट ऑफ पीपुल्स पार्टिसिपेशन, देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ जब बिहार लिखेंगे वहाँ पे भी आप ये लिखेंगे ही कि डिफरेंट क्लासेस का क्या कंट्रीब्यूशन, और आप उसमें एग्जाम्पल लिखेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि इसको थोड़ा सा नैरो डाउन कर दिया है क्वेश्चन को। अगेन इसका नेचर क्या था, नेचर के बारे में हमेशा एक सवाल आता है कि वायलेंट था या नॉन वायलेंट था। ये एक डायमेंशन है नेचर का, बट आप इसको इंक्लूड करेंगे, और भी चीज़ें और भी डिफरेंट डायमेंशंस लिखेंगे। एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट। अगेन देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट पे जब बात आती है तो वहाँ पे बीपीएससी को इस इवेंट से पहले के क्या इवेंट्स हुए छोटे छोटे जो कि कल्मिनेट किए और गांधी जी को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करना पड़ा, बीपीएससी ने अब तक नहीं पूछा है, बट आप उसको एक तैयार करके रखेंगे, वो पूछ सकती है। बीपीएससी ने मोस्टली इस इवेंट के स्प्रीड पे, नेचर पे, एक्सटेंट पे एंड इसके आउटकम पे स्पेसिफिकली बिहार के रेफरेंस ने पूछा है कि स्प्रीड कहाँ तक थी, कितने लोग किन किन क्लासेस ने पार्टिसिपेट किया, इसका आउटकम क्या हुआ। एंड अगेन आज़ाद दस्ता का रोल के बिना हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट कंप्लीट नहीं हो सकता है। सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू प्रिपेयर। एंड अगेन ऑल दीज थिंग्स कहाँ से आपको आएंगी समझ, ये सारी चीज़ें PYQ से आएंगी। और ये एक एक्सटेंट ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन, आप इसको जब जनरल तैयार कर रहे हैं तब आप स्पेक्ट्रम से तैयार कर सकते हैं। एंड जहाँ भी नेचर भी आप स्पेक्ट्रम से तैयार कर सकते हैं, बट जहाँ भी आपको बिहार स्पेसिफिक तैयार करनी है, अब जो भी बिहार समग्र करके जो भी बुक्स आती हैं वो आप प्रिपेयर कर लेंगे। एंड आज़ाद दस्ता के लिए तो आप स्पेसिफिक अच्छे से तैयार करेंगे। आपके आंसर्स में जितने यूनिकनेस होगी, जितनी बाकियों से अच्छा लिखेंगे आप, डिफरेंट लिखेंगे, बेहतर लिखेंगे, उतनी अच्छी मार्किंग आपको होगी। सो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो इवेंट्स है वो वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में जो पर्सनालिटीज़ वाला सेक्शन है उसको हम अभी कवर कर रहे हैं। इसमें कुछ हमने 7 पर्सनालिटीज़ 7 पर्सनालिटीज़ आइडेंटिफाई किए हैं, और ये सारे जो वही पर्सनालिटीज़ है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। और इन पर्सनालिटीज़ को के बेसिस पे आप
जब PYQs एनालिसिस करते हैं देन यू कैन प्रोडिक्ट कि अच्छा और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल गांधी जी एक ऐसे पर्सनालिटी जो आपके प्रीलिम्स में भी अपेयर होते हैं और आपके मेंस में भी अपेयर होते हैं, हो सकता है आपके इंटरव्यू में भी प्रकट हो जाए। तो गांधी जी को तो आपको ऐसे तैयार कर लीजिए कि वो गांधी जी आपकी जो नैया है वो पार कर देंगे, ठीक है। BPSC में भी एस से नहीं है, अदरवाइज गांधी जी वहाँ पे भी आ सकते हैं। सो गांधी जी के सोशल एंड कल्चरल थॉट्स जनरली BPSC पूछते हैं, आप इसको तैयार कर लेंगे। स्पेक्ट्रम के अलावा भी आप इन पे रिसर्च कीजिए ना। एक टॉपिक अगर है जो कि नोट्स में आ रहा है तो आप सर्च कीजिए ना, मतलब आप क्यों चाहते हैं कि इकट्ठे एक जगह आपको बना बनाया मिल जाए। आप अपने आंसर को ब्यूटीफाई कीजिए, राइट। उनके गांधी जी की जो बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, वहाँ से कुछ पॉइंट्स निकालिए। काफ़ी समय है आपके पास मेंस के लिए, गिन के हार्डली 18-20 टॉपिक्स होंगे। चलिए जी नेहरू जी पे बात करते हैं आप। सो गांधी जी को आप तो तैयार करके ही रहेंगे, गांधी जी हमेशा प्रकट होते रहेंगे। नेहरू बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है हमारे लिए। उनकी जो आइडिया है सेकुलरिज्म की, उसके बारे में BPSC पूछती है। उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है मॉडर्न इंडिया के मेकिंग में, ये आप तैयार करेंगे। उनका नेहरू का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है फॉरेन पॉलिसी में, ये पूछा जा रहा है, इसको आप तैयार करेंगे। और भी इसके अगर और भी नेहरू के इंपॉर्टेंट डायमेंशंस आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि व्हाट कैन बी आस्क्ड। और 3-4 पॉइंट्स इस तरह से तैयार रखिए कि मान लीजिए कि अगर नोट्स में जब पूछते हैं तो एक स्पेसिफिक डायमेंशन लेके पूछते हैं, लेकिन जब वो आपसे 38 मार्कर पूछेंगे तो ओपन एंडेड सवाल होगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ नेहरू इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल या फिर इन मेकिंग ऑफ इंडिया। तो इस तरह से आपको डिफरेंट डायमेंशंस आपको कवर करने होंगे। जब मेकिंग ऑफ इंडिया की बात होती है तो आप सेकुलरिज्म की भी बात करेंगे, मेकिंग ऑफ इंडिया की बात होती है तो आप फॉरेन पॉलिसी के इवोल्यूशन में कैसे नेहरू का कंट्रीब्यूशन रहा आप ये लिखेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस तरह से आप डिफरेंट डायमेंशंस तैयार करके रखेंगे। सिमिलरली रविंद्रनाथ टैगोर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, और मोस्ट इसलिए भी क्योंकि हमारा और बिहार का शेयर्ड हिस्ट्री रहा है, हमारा और बंगाल का शेयर्ड हिस्ट्री रहा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के जनरली उनके जो नेशनलिज्म की आइडिया थी उसके बारे में पूछा जाता है। उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है बंगाली लिटरेचर एंड म्यूज़िक में, ये पूछा जाता है, ये नोट्स में पूछा जाता है। या फिर उनसे जनरल, अगर आपसे जनरल 38 मार्कर्स बोलते हैं तो आपको डिफरेंट डायमेंशन कवर करने होगा। आप इतना लिखे कैसे, इन 2 डायमेंशंस को कवर करके 38 मार्क्स नहीं ला सकते। सो एक्सप्लोर डिफरेंट डायमेंशंस अबाउट डिफरेंट पर्सनालिटीज, राइट। सिमिलरली स्वामी सहजानंद हमारे बिहार के लिए इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाती है। तो जब भी इनकी बात आएगी इनका कंट्रीब्यूशन टू पीजेंट मूवमेंट आएगा ही आएगा, राइट। तो इसको डिटेल तैयार कीजिए और देखिए कि स्वामी सहजानंद और इसके अलावा कहाँ कहाँ इंडियन नेशनल मूवमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन था, उनको तैयार कर लीजिए और आपके इस तरह से नोट्स बनेंगे। सिमिलरली राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण के बिना बिहार की बात अधूरी है। तो ये पर्सनालिटीज़ है जो आपको तैयार करने, और BPSC अब सुभाष चंद्र बोस को भी पूछ रही है, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी। तो इस तरह से आप इन 7 पर्सनालिटीज़ PYQs के बेसिस पे आइडेंटिफाई किए गए हैं। आपको लग दिस इज़ नॉट अगेन एक्सक्लूसिव, इफ़ यू फाइंड कि नहीं इसके अलावा भी और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज है जिनको प्रिपेयर करना चाहिए, आप बिल्कुल प्रिपेयर कीजिए। सो यस फ्रेंड्स, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर हम जो मिसलेनियस सेक्शन या फिर जो जनरल सेक्शन है उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस है जिनको मैंने सोचा कि एक कैटेगरी में रखा जाए ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस कैटेगरी में मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह के हैं कि डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का इवोल्यूशन की बात करती है BPSC, ये 64th BPSC में पूछा गया है। सिमिलरली वर्किंग क्लास एंड नेशनल मूवमेंट, ये 64th BPSC का सवाल है। एंड ओवरसीज माइग्रेशन एंड इंडेंजर्ड सिस्टम, ये भी BPSC ने कभी तो पूछा है, बट ये स्पेसिफिक विथ रेफरेंस टू बिहार ही वो पूछते हैं क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमारे बिहार पे ज़्यादा था, एंड दिस इज मोस्टली रिलेटेड टू बिहार जी। तो इवोल्यूशन ऑफ नेशनलिज्म अगर BPSC, फ्रेंड्स why I always emphasize on PYQs previous year question, कि जब इवोल्यूशन ऑफ नेशनलिज्म BPSC पूछ सकती है
ये पूछा हुआ सवाल है, तो आप यहाँ से अगर आपको हिस्ट्री की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है तो आपको ये लग सकता है कि यार अगर इवोल्यूशन ऑफ नेशनलिज्म पूछा जा सकता है तो इवोल्यूशन ऑफ कम्युनलिज्म क्यों नहीं पूछा जा सकता है, बीपीएससी क्यों नहीं पूछ सकती है। आप तैयार करेंगे ये दोनों, नेशनल इवोल्यूशन ऑफ नेशनलिज्म एंड कम्युनलिज्म, आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा। प्लीज़ रीड स्टैंडर्ड सोर्सेस, आपकी वोकैब बिल्ड होगी, आपकी एनालिसिस पावर स्ट्रांग होगी। आपको मेंस लिखना है, राइट, आप वहाँ से इसको तैयार करेंगे। मैं इसमें लास्ट पे आऊँगी। सिमिलरली वर्किंग क्लास एंड नेशनल मूवमेंट अगर बीपीएससी पूछ सकती है तो व्हाई बीपीएससी कांट आस्क नेशनल मूवमेंट and peasant themselves were classes, peasant class लिखने की भी जरूरत नहीं है। नेशनल मूवमेंट एंड वुमेन, इनका कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है ना, ये पूछा नहीं गया है पर पूछा जा सकता है। अगर वर्किंग क्लास एंड नेशनल मूवमेंट ये अलग से चैप्टर दिया हुआ है स्पेक्ट्रम में, अब प्लीज वहाँ से करिए। प्लीज डू नॉट डिपेंड ऑन एनी वन कि वो आपके लिए कोई कंटेंट लेकर आए। नो, आप खुद में सेल्फ प्रिपेयर्ड रहिए। बी ऑलवेज रेडी फॉर द एग्जाम। तो आप ये वर्किंग क्लास पीजेंट वाला जो मूवमेंट है वो इन नेशनल मूवमेंट एंड वुमेन का कंट्रीब्यूशन, ये सारे आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएंगे। और जब अगर आपसे पूछे, बीपीएससी पूछे या नहीं पूछे, अगर वर्किंग क्लास एंड नेशनल मूवमेंट है, आप ओपन एंडेड जब आंसर लिखेंगे, आप नेशनल लेवल पे लिखते हैं, आप क्या करिए कि इन टॉपिक्स के अंदर अगर आपके सब्जेक्ट जो भी आपने बुक पढ़ा है बिहार स्पेशल, वहाँ पे है भी नहीं कि बिहार का कोई स्पेशल रेफरेंस कि वर्किंग क्लास का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, पीजेंट होगा। वुमेन का अगर स्पेशल कंट्रीब्यूशन की बात नहीं है, आप गूगल करें और वहाँ से 2-3 एग्जाम्पल्स निकालिए और एक आप नेशनल लेवल पे लिख रहे हो विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार लिख देंगे, बीपीएससी क्यों नंबर नहीं देगी। तो ये दिस कैन बी आस्क्ड, और ये सारी चीज़ आपको पीवाईक्यू से ही आती है। सिमिलरली आप ओवरसीज माइग्रेशन, ये पूछा हुआ सवाल, आप इसको तैयार कर लेंगे। ये इसके थोड़े अंडरस्टैंडिंग आपको स्पेक्ट्रम से मिल जाएगी, और बाकी आप जो भी मटेरियल पढ़ते हैं आप वहाँ से कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, एजुकेशन एंड प्रेस हमारा लास्ट टॉपिक है, हमारा जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर की एनालिसिस कर रहे हैं हम उसमें। सो इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन है वो 3 थीम्स के अराउंड इवॉल्व होती है। फर्स्टली एजुकेशन से रिलेटेड है, सेकेंडली प्रेस से रिलेटेड है, एंड थर्डली कंट्रीब्यूशन इन दोनों का। सो इवोल्यूशन, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो तीन फेजेस देखे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस से, और इन 3 फेजेस पे बीपीएससी बात करती है। आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। उन्होंने एक बार पूछा इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन 1813 टू 1947। फ्रेंड्स, आपको इस पीरियड में प्रिपेयर करना है। सोर्सेस बताऊंगी मैं, इस पीरियड को प्रिपेयर कर लीजिए 1813 टू 1947, ठीक है। अब आपसे अगर बीपीएससी पूछती है इसी को कि 1857 ऑनवर्ड्स एंड अप टू 1947 कितना डिफरेंस क्रिएट करता है, डज इट दिस मेक्स अदर क्वेश्चन। ये सिर्फ इन्होंने पीरियड नैरो डाउन किया। आपने ऑलरेडी आपका जो रेंज ऑफ कवरेज है ऑलरेडी ज़्यादा है, आप उसको कंप्रेस कर देंगे। 1857 से उस आंसर को स्टार्ट करेंगे और उससे पहले का जो कंटेंट है आपके इंट्रोडक्शन में चला जाएगा। सिमिलरली आपसे अगर वो 1900 टू 1947 का पूछते, आपने ऑलरेडी इस पीरियड को कवर किया, और डज इट मेक्स एनी डिफरेंस? नो। तो आप क्या करेंगे, जब इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन, आप यहाँ पूरा ये जो पीरियड है 1813 अप टू 1947 तैयार कर लेंगे, और थोड़ा सा इम्फेसिस आप दे देंगे, स्पेशल इम्फेसिस दे देंगे टेक्निकल एजुकेशन का जो इवोल्यूशन हुआ है उसको, उसमें आप ध्यान देंगे, जहाँ कहीं भी मेंशन हो आप देख लेंगे। इम्फेसिस ऑन टेक्निकल एजुकेशन देख लेंगे आप। ये हो गया। ये कहाँ करेंगे? स्पेक्ट्रम में एक एक्सक्लूसिव चार्ट
एम सॉरी, स्पेक्ट्रम में एक एक्सक्लूसिव चैप्टर है जो कि डील करता है विद द इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन। आप वहाँ से तैयार करेंगे अपने नोट्स, बिल्कुल 38 मार्क्स के अप्रोप्रिएट, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में आपको टाइम की कमी नहीं होती है और कंटेंट की कमी भी नहीं होनी चाहिए, है ना। 38 मार्क्स के हिसाब से कंटेंट देंगे आप। इवोल्यूशन ऑफ प्रेस फ्रेंड्स एक ओपन एंडेड स्टेटमेंट है, बिल्कुल। ये आप कहाँ से रेडी करेंगे? स्पेक्ट्रम से रेडी करेंगे। ये अलग एक्सक्लूसिव चैप्टर है, आप वहाँ से देखेंगे। स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न इंडिया हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, और कंटेंट की कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बस उसको कंटेक्स्ट में लाना है, ठीक है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, राजीव अहीर की बुक आती है मॉडर्न इंडिया की, आप उसको देखेंगे। एंड लास्टली बीपीएससी जो है कभी कभी इन दोनों को क्लब कर देती है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ किसका, एजुकेशन एंड प्रेस इन व्हाट, इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब यहाँ पे जो है आपको आपने जो अब तक पढ़ा है उसको सारे नॉलेज को आपको कंटेक्चुअलाइज करना पड़ता है। तो जब आपको पता है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछ रही है, आप तैयार कर लीजिए एक 2 पन्ने 2.5 पन्ने का मटेरियल इस पे, कैसे प्रेस ने और एजुकेशन ने स्प्रेड किया, पैम्पलेट्स बांटे गए 1905 ऑनवर्ड्स, हर मूवमेंट 1905 का जो इवेंट था उसमें एजुकेशन का क्या रोल था, प्रेस की कैसे क्या भूमिका रही, ये सारी चीज़ें हर वहाँ से आप हर मूवमेंट पे दिखाइए। सो दिस इज़ फ्रेंड्स, आई थिंक आई विल कंक्लूड, दिस इज़ हाउ यू नीड टू प्रिपेयर योर जीएस पेपर 1। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो होपफुली दिस वीडियो विल एड वैल्यू टू योर प्रिपरेशन। और सोर्सेस वही हैं, स्पेक्ट्रम, मॉडर्न इंडिया, राजीव अहीर की भी बुक आती है, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, आप देख लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट बिहार स्पेशल जो भी पढ़ रहे हैं आप वहाँ से बिहार के रिलेटेड कंटेंट निकालेंगे। जो भी क्वेश्चन हो आप जैसे ये कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, अगर आप इसमें पूछा या नहीं पूछा है, स्पेशल रेफरेंस बिहार के 1-2 एग्जाम्पल भी डाल देते हैं तो दैट विल एड वैल्यू टू योर आंसर, ठीक है। सो होपफुली यू मैं जो कम्युनिकेट करना चाहती हूँ आप तक पहुँचा है। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच।